नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम में। हूं रमा त्यागी। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री ने भारत को बताया हजारों वर्षों से चलती आ रही जीवंत सभ्यता। कर्नाटक के मांड्या में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का किया लोकार्पण। मंदिर में की पूजा अर्चना। युवा पीढ़ी को मिलेट्स को अपने भोजन में शामिल करने का किया आह्वान। बिहार का नया अध्याय शुरू। भाजपा के सम्राट चौधरी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। जेडीयू के विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव बने डिप्टी सीएम। जल्द होगा बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नागरकोइल में करेंगे रोड शो। डीएमके ने झोंकी ताकत। अमित शाह, निर्मला सीतारमण का तूफानी प्रचार। टीएमसी भी प्रचार अभियान में जुटी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर लगाई रोक। असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को 3 हफ्ते में मांगा जवाब। आपके राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के परिसरों पर ईडी की रेड। फेमा के कथित उल्लंघन में छापेमारी। और अब देख लेते हैं विस्तार से समाचार। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। वे 24वें व्यक्ति हैं जो बिहार में मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। ये पहला मौका है जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना। पटना में राजभवन में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में सम्राट चौधरी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में संगठन से लेकर सरकार तक का अनुभव रखते हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले वे प्रदेश में वित्त और गृह मंत्रालय जैसे अहम पद संभालने का अनुभव रखते हैं। साल 2000 में परबत्ता से पहली बार विधायक चुने गए सम्राट चौधरी मौजूदा वक्त में मुंगेर जिले की तारापुर सीट से विधायक हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। वे बिहार में खेल मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। और बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ ही जेडीयू से विजय कुमार चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें बिहार में डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम बनने से पहले वे नीतीश कुमार सरकार में जल संसाधन मंत्री का पद संभाल रहे थे। इसके अलावा वे राज्य में वित्त मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके साथ ही जेडीयू से विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। वे नीतीश सरकार में प्लानिंग और डेवलपमेंट मंत्रालय संभाल रहे थे। विजेंद्र प्रसाद यादव के नाम 1990 से लगातार हर कैबिनेट में मंत्री बनने का रिकॉर्ड है। तो बिहार में राजनीति का एक नया अध्याय इसे बताया जा रहा है। भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार में, इसके साथ ही जेडीयू के भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और ये अपने आप में बेहद अहम घटनाक्रम है अगर राजनीतिक दृष्टि से इसे देखते हैं तो सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। हमारे साथ अवधेश कुमार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में आपका। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, हालांकि एनडीए की ही सरकार है बिहार में और ज़्यादा मिलकर बिहार को मजबूत बनाने के कदम जो हैं कहे जा रहे हैं, लेकिन किस तरह से एक नया राजनीतिक अध्याय भी इसे माना जा रहा है, विशेष तौर पर जब हम कहते हैं कि भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बिहार में? देखिए, ऐसा है कि ये राजनीतिक विश्लेषण के लिए तो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से कोशिश थी कि हम वहां शक्तिशाली हों, लेकिन जब से नीतीश जी के साथ आई भाजपा ने
एक उनके सहयोगी पार्टी के रूप की भूमिका निभाई। जितने भी मंत्री रहे नीतीश जी के नेतृत्व में काम करते रहे। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन तो सबकी सहमति से हुआ है। नीतीश जी ने स्वयं त्यागपत्र दिया, नीतीश जी राज्यसभा आए, राज्यसभा का शपथ ग्रहण कर दिया और इनको भी आशीर्वाद दिया है। आज देखने के का जो मुख्य बात ध्यान देने की है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक सामान्य ट्रांसफर के रूप में इसको लिया है। कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं, आयोजन नहीं, देश के बड़े नेता स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं पहुंचे और उसका संदेश यही था कि सरकार वही है। नीतीश जी ने अपनी इच्छा से अपने इच्छा से मुख्यमंत्री पद त्यागा है और उनकी सहमति से एक मुख्यमंत्री बन रहा है। तो केवल अंतर इतना ही आया है कि अब जो मुख्यमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए, 2 उप मुख्यमंत्री जनता दल यू के हो गए, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं आया है। नीतीश कुमार अभी भी बिहार के और उस गठबंधन के शीर्ष नेता के रूप में उपस्थित हैं। ये अलग बात है कि राज्यसभा के माध्यम से वो काम करेंगे और बाकी जब भी अपनी पार्टी को भी संभालेंगे और एनडीए को संभालेंगे। तो ये एक मैसेज है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसको सामान्य घटना के तौर पर लिया है। बिल्कुल। कितना संतुलन इसमें दिखाई देता है अवधेश जी? कितना संतुलन दिखाई देता है? मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में वहां पर आ गई है और जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री हैं। कैबिनेट में भी इसका असर जो है वो दिखाई देगा, ये संतुलन? देखिए, अब ये केवल उलट गया है। पहले जनता दल यू के नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के 2 उप मुख्यमंत्री थे। अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं तो जनता दल यू के 2 उप मुख्यमंत्री हो गए। तो ये केवल उल्टा है मुख्यमंत्री बदलने से। अभी देखिए, जब कुछ चूंकि दूसरे मंत्रियों ने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है, इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से अपने केंद्रीय नेतृत्व से सबसे सलाह मशविरा करके जो भी लोग हैं उनसे करके नए मंत्रिमंडल की घोषणा होगी, उसमें देखना पड़ेगा। लेकिन कोई बड़ा भाई और छोटा भाई होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ज्यादा मंत्री रखेगी और जनता दल यू अपने कम मंत्री होगा, या उनका ज्यादा होगा इनका कम होगा। मूल बात यह है कि देखिए, सरकार का एजेंडा पहले से तय है, क्योंकि घोषणा पत्र जारी हो चुका है। सरकार ने काम किया है। सरकार ने करीब 3-4-5 महीने, 4.5 महीने से ज्यादा सरकार काम किया है। इसके पहले भी सरकार जो है जारी रूप से काम कर रही थी। तो नया कुछ नहीं करना है। परफॉर्मेंस में कितना बेटर आप कर सकते हैं, बदलती हुई परिस्थितियों से कैसे एडजस्ट करते हैं। और नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में उतना बड़ा कद, उतने बड़े चेहरा कि अगर सीधे उपस्थिति नहीं है विधानसभा विधान परिषद में और पार्टी की राजनीति में सीधा, वैसे तो उपलब्ध है, उस ढंग से प्रत्यक्ष नहीं है, तो सम्राट चौधरी के हाथों जब जेडीयू में भावुकता के पल थे तब नीतीश कुमार ने कहा भी था कि मेरा जो मार्गदर्शन है वहां पर हमेशा बना रहेगा। वो अपने आप में अलग बात है। अवधेश जी, ये आपसे समझना चाहेंगे बीजेपी ने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये कयास थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, है ना, तो उसमें बीजेपी ने किस तरह का संदेश दिया है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर, मुख्यमंत्री बनाकर? विशेष रूप से जब हम कैडर की बात करते हैं, विशेष रूप से जब हम युवाओं की बात करते हैं, कि किस तरह से जो काम है उसको प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यह संदेश तो दिख रहा था कि सम्राट चौधरी को ही नेता बनाया जा सकता है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने के बाद से भाजपा अचानक कुछ ऐसे नाम ले आती है, एक आध जो पहले से किसी के ध्यान में नहीं रहता, इसलिए लोग अब भविष्यवाणी करने से या अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने से बचते हैं। इसलिए ये पहले नहीं हो सका। जब ज्वाइन किए थे सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी, उनको विधान परिषद में लाया गया, विधान परिषद का उनको वो नेता बनाया गया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, विधानसभा में आए तो वहां उनको नेता बनाया गया, पहले भी वो उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इतना अगर किसी व्यक्ति को महत्व दिया गया है, धीरे धीरे उसको ऊपर तक लाया गया है और राज्य के अंदर उसको एक मैसेज दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य शीर्ष नेतृत्व में सम्राट चौधरी हैं, तो एकाएक अब इस समय चयन करके उनको पीछे हटा दिया जाए, दूसरे को ले आया जाए। क्योंकि 2 उप मुख्यमंत्री थे, विजय सिन्हा थे। विजय सिन्हा पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड से हैं, युवा मोर्चा से लेके अभी तक भाजपा में ही रहे हैं, अपनी विचारधारा के हैं।
सम्राट चौधरी चूंकि जदयू आरजेडी के धारा से आए हुए, इनके पिताजी कांग्रेसी थे, वहां से आए हुए हैं, तो दोनों में थोड़ा अंतर था। लेकिन आने के बाद जितना महत्व सम्राट चौधरी को मिला, उतना महत्व भाजपा के किसी प्रदेश को नेता को नहीं मिला था। और उनके चुनाव सभा में जब गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे तो उन्होंने कहा इसकी था वजह कि क्या आप रही? लोग, अब वजह यह रही कि मुझे जो समझ में आता है कि केंद्रीय नेतृत्व को बिहार में जैसे नेतृत्व की तलाश थी, लंबे समय से कोई उनके मन के अनुकूल नेता उपलब्ध नहीं हो रहा था। सब लोग थे लेकिन एक चेहरा वो बनाना चाहते थे। अभी तत्काल उनको ऐसा लगा होगा कि ये सम्राट चौधरी में वो जरा एग्रेसिवनेस है, वो प्रखरता है, ये कुछ टास्क देने पर पूरा करते हैं। और कम समय में जिस तरह का बड़ा अनुभव सम्राट चौधरी को मिला और जिस तरह से विभिन्न जो मंत्रालय के दायित्व भी उन्होंने संभाले। हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे साथ राजेश राज भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश राज, बिहार में जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन बीजेपी की अगर बात करते हैं, सरकार तो एनडीए की ही है, वो उसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह का माहौल वहां पर है और कैबिनेट को लेकर क्या कुछ तैयारी है? देखिए, कैबिनेट की जहां तक बात करें रमा, तो कैबिनेट में अभी जो है दो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दो सीनियर लीडर को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी। विजेंद्र यादव 1990 से अब तक लगातार वो विधायक हैं। लालू प्रसाद की कैबिनेट में, राबड़ी देवी की कैबिनेट में, जीतन राम मांझी की कैबिनेट में और अब सम्राट चौधरी की कैबिनेट में लगातार वो मंत्रिमंडल में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जनता दल यू ने उन पर एक बार फिर भरोसा किया है और उन्हें ये माना जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम के तौर पर काम करेंगे। और विजय चौधरी के बारे में आप सब जानते हैं कि उनका कांग्रेसी बैकग्राउंड रहा है, लेकिन वो नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं। जहां तक मंत्रिमंडल के अन्य लोगों की बात है तो ये माना जा रहा है कि मई के पहले हफ्ते में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा और तमाम योग्यता की कसौटी पर कसने वाले वैसे लोग जो परफॉर्मर हैं उनको दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और एक नई कैबिनेट सम्राट की, जिसमें अनुभवी चेहरे, युवा चेहरे, पुराने लोग और नए लोग, चूंकि वो शकुनी चौधरी के बेटे हैं। अभी से कुछ देर पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई शकुनी चौधरी से, लंबे समय के बाद। शकुनी चौधरी बिहार के स्टॉलबर्ट लीडरों में उनका नाम रहा है, वो नीतीश कुमार के भी सीनियर रहे हैं और समता पार्टी के गठन में उनकी बड़ी भूमिका रही। नीतीश कुमार से उनके रिश्ते बनते और बिगड़ते रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी के बारे में स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि शकुनी चौधरी का जो पॉलिटिकल कैरियर रहा है उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखने का काम किया है। और हम जानते हैं कि वो शकुनी चौधरी के साथ ही सम्राट चौधरी 1999 में राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में पहली बार बिहार में सीधे मंत्री बन गए थे और किसी हाउस के सदस्य नहीं थे। जैसे उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र ने अभी बिना किसी हाउस के मेंबर रहे मंत्रिमंडल में जगह प्राप्त कर ली थी, उसी तरह से धमाकेदार एंट्री सम्राट चौधरी की हुई थी राबड़ी देवी मंत्रिमंडल में। और 1999 में शुरू हुआ सफर अब सम्राट की जो चौधराहट है वो बिहार में दिखाई पड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल अवधेश जी ने सही कहा कि बीजेपी ने उनको जितना मौका दिया उतना मौका शायद बीजेपी अपने किसी फुल फ्लेज कैडर को भी नहीं देती है। और 2017 से 2026 तक में उन्हें वो सब कुछ प्राप्त हो गया जो भारतीय जनता युवा मोर्चा या एबीवीपी के कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक के सफर की यात्रा करने वाले कार्यकर्ताओं को मिलता है। और कहा जाता है कि डीएम, सीएम, पीएम यही वो पद है जिसकी चर्चा होती है गांव गली कस्बों में। और सम्राट चौधरी सीएम बन चुके हैं। उनके पिताजी सीएम नहीं बन पाए, हसरत उनकी भी थी, लेकिन सम्राट चौधरी सीएम बन चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष रहे, विपक्ष के नेता रहे, डिप्टी सीएम रहे, तमाम पदों को उन्होंने सुशोभित किया। और अब उनके सामने अनेक चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से पार पाना उनके लिए आसान हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि सम्राट चौधरी के पास एक लंबा अनुभव है और पिताजी से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल, अवधेश जी से पूछ लेते हैं। अवधेश जी, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी के सामने कई तरह की चुनौतियां रहने वाली हैं, क्या कुछ वो चुनौतियां रहेंगी? देखिए, राजेश आज सवेरे से बहुत प्रखरता से अपनी बात रख रहे हैं, मुझे सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। और जो है ऐसा है
कि इस सरकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, एक कंटिन्यूटी है, एक नीतियों में कंटिन्यूटी है, चेहरे में कंटिन्यूटी है, केवल शीर्ष नेतृत्व वहां से हट गए हैं, इतना ही अंतर आया है। इस समय चुनौतियां, बड़ी चुनौतियां तब होती, चुनौतियां तो है, चुनौती तो जब आप मुख्यमंत्री बने हैं तो आपको नीतीश कुमार जैसा कद का व्यक्ति वहां से हटे हैं, उसकी जगह आपका स्थानापन्न हुआ है, तो आपको प्रूफ तो करना है कि मेरे में उस प्रकार की लीडरशिप क्वालिटी है कि हम गठबंधन को भी लेके चल सकते हैं, जनता के बीच भी लोकप्रियता हो सकती है, जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी हम हमारे मतलब उसका भी लीड कर सकते हैं, नियंत्रित रख सकते हैं, और विपक्ष को भी उत्तर दे सकते हैं। और बिहार की जो छवि थोड़ी पहले से बेहतर हुई है, पिछले 20 साल पहले से, उस छवि को और बेहतर कर सकते हैं, ये उनको दिखाना है। क्योंकि पहले वाली सरकार जो है परफॉर्म किया है, लेकिन अब मंत्री वही है, नीतियां वही है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, उनका सहयोग है, उनकी मदद भी है, उनका मार्गदर्शन भी है, नीतीश कुमार अभी स्वयं उपस्थित हैं, तो इसलिए उस प्रकार का चैलेंज नहीं है, चैलेंज उनको लेना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी का तो विस्तार माना जाएगा ना, तो चैलेंज लेना पड़ेगा। पहली बार बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बना है, ये अपने आप में इसको तो एक बीजेपी के लिए एक पार्टी के रूप में तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मानेंगे ना, के रूप में ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि अभी तक जनता दल के नेतृत्व में, लेकिन नीतीश जी को भी, जो लोग पृष्ठभूमि जानते हैं, सन 2000 में अटल जी की सरकार थी, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस बड़े नेता थे, उनसे बात करके और नीतीश जी को बिहार भेजा गया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था हमको नीतीश कुमार को दीजिए, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने उस समय के नीतीश जी को एक बड़े नेता के रूप में पेश किया था। नीतीश जी नेता थे, लेकिन बिहार में इतना बड़ा चेहरा नहीं थे, और नीतीश जी ने धैर्य पूर्वक वहां संघर्ष किया, दोनों पार्टी मिलकर लड़ती रही लालू जी के साथ, और 2005 में सरकार बना, और तब से वहां जो उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी थे, केंद्रीय नेतृत्व था, सब नीतीश जी को पूर्ण स्वतंत्रता देना, मंत्री के चयन से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के चयन तक में भी उनकी भूमिका को महत्व दिया गया था। तो उस रूप में नीतीश जी को लेकर चली है। नीतीश जी ही 2 बार छोड़ के गए थे, और जब वापस आए तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर उनको स्वीकार किया, भाजपा ने उनको छोड़ा नहीं था। तो इस नाते तो कह सकते हैं कि चूंकि आपने नेता बना के भेजा, और आज, लेकिन उस समय भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा थी, और चाहती तो अपना मुख्यमंत्री बना सकती थी, क्योंकि जनता दल का कम था, लेकिन गठबंधन में आपने चेहरा बनाकर भेजा है, तो इसलिए मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे। और इस बार भी नीतीश जी सहमत हो जाए तभी नेतृत्व बदले, तो यह सहमति से हुआ होगा। जनता, भारतीय जनता गठबंधन की मर्यादा की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल। राजेश से हम पूछ लेते हैं। राजेश, जिस तरह से अवधेश जी भी बता रहे हैं कि जिस तरह का संघर्ष नीतीश कुमार का रहा, सुशासन बाबू उनको कहा जाता था, सुशासन राज उनके काल में बिहार में देखा गया, जिस तरह की चुनौतियों की बात कर रहे हैं, उन्हीं में से एक जो है ये बड़ी प्राथमिकताएं जो हैं सम्राट चौधरी के सामने भी रहेंगी। देखिए, बिल्कुल अवधेश जी ने ठीक कहा कि जब नीतीश कुमार को अटल बिहारी वाजपेयी लेकर एनडीए में आए थे, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2010 में जब भोज रद्द हुआ था, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कवर करने पटना आया था, आडवाणी जी ने गांधी मैदान की सभा में कहा था कि हाथ मिलाने से तो स्नेह बढ़ता है, और नीतीश जी को मैं एनडीए में लेकर आया था। हाथ मिलाने वाली तस्वीर नरेंद्र मोदी के साथ जो छप गई थी, उसको लेकर नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, और जो भोज था उसको कैंसिल किया गया था। आडवाणी जी ने अपने संबोधन में एक एक चीजों का जिक्र किया था कि कैसे नीतीश कुमार एनडीए में एंट्री मारकर आए। अटल बिहारी वाजपेयी प्रचार के लिए आते थे 2005 में, और हर एक टेलीविजन चैनलों पर उनका एक स्लोगन आता था, नया बिहार नीतीश कुमार। और ये स्लोगन इतना हिट स्लोगन हुआ रमा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को अपने सर माथे पर बिठाया, और नीतीश कुमार एक परफॉर्मर सीएम के तौर पर उभर कर सामने आए, और जिस बिहार के प्रति नफरत का भाव था उसे उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेम और सौहार्द में बदलने का काम किया। इसके लिए नीतीश कुमार को याद किया जाएगा। लेकिन सम्राट चौधरी के सामने एक बड़ी चुनौती यह है, जो मैं
दबी जुबान से ही सही लेकिन स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड का जो परंपरागत वोटर है, यानी नीतीश कुमार का जो महादलित और अति पिछड़ा वोटर, उसको इंटैक्ट रखना सम्राट चौधरी के लिए आने वाले दिनों में जो है वो बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उस मतदाता के मन में ये भाव जरूर जागृत हो रहा है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, महिलाओं के मन में ये भाव आ रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो ये जो नीतीश कुमार को मिस करने का जो सिलसिला बिहार में शुरू हुआ है, उनके बुनियादी वोटरों के मन में उसका विश्वास हासिल करना सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ी बात होगी। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो अपनी सरकार को न सिर्फ वो आराम से 4 साल चला सकेंगे, बल्कि जो विपक्ष का आरोप है कि बेलगाम अफसरशाही है, उसको भी वो नियंत्रित कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे और जनता की उम्मीदों पर खड़ा भी उतर सकेंगे। तब देखना होगा कि गठबंधन की गांठें उलझे नहीं, गठबंधन की गांठों को सुलझा कर रखना, बड़े छत्रपों को कहीं ना कहीं अपने एक छतरी के नीचे लाकर रखना और जनता की उन आकांक्षाओं को पूरा करना जो काम नीतीश कुमार से बाकी रह गया। हालांकि नीतीश कुमार ने अति पिछड़े वर्ग, महादलित और महिलाओं के लिए जो काम किया वो एक देश भर में नजीर है, तो उसको और भी चाक चौबंद करना, उस धार को कुंद ना होने देना, यह सम्राट चौधरी के लिए बड़ी चुनौती होगी। और भारतीय जनता पार्टी का वह धरा जो पहले से पार्टी का फाउंडर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक मायूसी की खबर अंदर तहखाने से जरूर आ रही है कि जो पुराने परंपरागत जो उनके कार्यकर्ता रहे हैं उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं मिला। ये आपको अंदर सोर्सेस की खबर आपको बता रहा हूं कि उस मायूसी को दूर करना भी सम्राट के लिए बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, तब वो एक सफल और बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जा सकेंगे। चलिए इस पे एक प्रतिक्रिया अवधेश जी की भी ले लेते हैं। अवधेश जी, जिस तरह से राजेश राज तमाम स्थितियां वहां पर बता रहे हैं, हालांकि जो गठबंधन की गांठों की बात है तो नीतीश कुमार ने पहले जब जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता भावुक हुए थे तो उन्होंने कहा था कि बेशक चेहरा बदल रहा है लेकिन जो मार्गदर्शन है वो रहेगा और नीतीश राज भी लगातार वहां पर रहेगा, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो। जिस तरह से कार्यकर्ताओं की बात है तो बीजेपी का जो कैडर है वो अनुशासित कैडर माना जाता है। इन सब को देखते हुए लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता, जो बिहार की राजनीति है वहां पर कई तरह के समीकरण हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो बीजेपी का जो ये कदम रहा है सम्राट चौधरी के रूप में, वो किस तरह से उन तमाम समीकरणों को साधते हुए भी दिखाई देता है आपको, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, 3 आधार होते हैं कि क्या सामने चुनाव है, विधानसभा का अंक गणित क्या है और केंद्र की क्या स्थिति है। अब इस समय तो आमने सामने कोई चुनाव नहीं है, 2029 में लोकसभा चुनाव होगा अगर ये सरकार जिसकी पूरी संभावना है, तो इसलिए इस समय कोई जातीय समीकरण की उस रूप में चुनाव के समय देखा जाएगा, आवश्यकता नहीं है। दूसरा है कि विधानसभा में जबरदस्त बहुमत है, मतलब कहीं भी ये नहीं है कि कभी कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी और जो चिराग पासवान की पार्टी है और बाकी को मिला दीजिए तब भी बहुत बड़ी संख्या है। तो जबरदस्त बहुमत है, एक प्रकार से ये 3/4 से थोड़ा ही कम बहुमत आप कह सकती है, बल्कि उतना ही है जी। तो जबरदस्त बहुमत में राजनीतिक समीकरण का चैलेंज नहीं होता है। जो तीसरी बात यह है कि एक जो अगर जनता दल यू जैसी जो पार्टियां होती हैं, आरजेडी है या इससे निकली हुई पार्टियां होती है, उनके भविष्य के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोहिया जी ने एक सिद्धांत दिया था कि भाई हम जो है केवल सत्ता के लिए नहीं है, या तो सुधरो या टूटो। तो इसमें बहुत सारे नेता सुधरते तो नहीं है, टूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस स्थिति में वो संतुष्ट हो उनकी सरकार है, अगर टूटेंगे तो उनकी विधायकी जाएगी। और वो जाएंगे कहा, क्योंकि आरजेडी जो विपक्ष की नेता है वो उतनी शक्तिशाली नहीं है, न उसमें अब उस प्रकार की संभावना है कि उसमें जाने पर उनको लगे कि हम चुनाव जीत ही जाएंगे। तो ऐसे कारक है जिसमें राजनीतिक स्थिरता के बने रहने के पूरे संकेत है। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि देखिए, असंतोष तो होना ही होना है, कभी भी सरकार चलेगी, क्योंकि सम्राट चौधरी से ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी में, जदयू में काम करने वाले लोग हैं, व्यक्तिगत भी समस्याएं रही हैं, चूंकि लंबे समय से जो परिवार राजनीति में है उनके साथ रही है, जो व्यक्ति असर्ट करता है उसके विरोधी भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है जो राजेश जो कह रहे हैं कि असंतोष और मायूसी होगी, वो बनी रहेगी, लेकिन उसका असर गठबंधन पर नहीं पड़ेगा।
मैं बिहार चुनाव में घूम रहा था, तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं से मिलते तो लगता कि बीजेपी चुनाव हार रही है। लेकिन जब आप जनता के बीच जाते तो अलग वातावरण था। तो टिकट के बंटवारे से लेकर के सबको लेकर एक असंतोष बीजेपी में उस समय भी था, वो आज ये वो रहने वाला है। वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। वो देखिए, वो हर दल में होता है, लेकिन प्राथमिकता वही है जो डबल इंजन सरकार का विकास का और सुशासन का वादा है, उस पर खरा उतरा जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। और जिस तरह से आप कह रहे थे कि फिलहाल तो कोई राजनीतिक स्थिति नहीं है, लेकिन बीजेपी की जो ताकत है, जो विश्लेषक हैं वो यही कहते हैं, जो बीजेपी का जमीनी होमवर्क होता है और एक दीर्घकालिक दृष्टि होती है, उसके अनुसार काम करना होता है। अवधेश जी, बहुत शुक्रिया। राजेश, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम स्थिति पर चर्चा के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीजी न्यूज के साथ। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी, तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी हैं। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में भाजपा दिग्गज चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज अमित शाह ने दार्जिलिंग वासियों से भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने वादा किया कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी और कम्युनिस्टों के शासन में गोरखाओं पर लगे झूठे केसों को वापस लिया जाएगा। टीएमसी पर हमलावर अमित शाह ने यह भी कहा कि टीएमसी नहीं चाहती कि सच्चे देशभक्त गोरखा बहन भाइयों को न्याय और उनका अधिकार मिले, मगर भाजपा की सरकार बनते ही तमाम समस्याओं का समाधान होगा। आपको बता दें, मौसम खराब होने की वजह से अमित शाह का चॉपर दार्जिलिंग में लैंड नहीं हो पाया, जिसके बाद उन्होंने वर्चुअली जनता को संबोधित किया। दार्जिलिंग वासियों, ये तय है कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की सरकार बनने के साथ ही बंगाल में घुसपैठ तो रुकेगी ही, गुंडा राज का अंत तो आएगा ही। जिस प्रकार से सिंडिकेट और माफियाओं का शासन है, इसका अंत आएगा ही। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर हजारों गोरखाओं पर हजारों गलत केस कर पुलिस राज जो स्थापित किया है, इसका भी अंत आएगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच सियासी हलचल तेज है। इसी बीच नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने आगामी चुनाव पर कहा कि पश्चिम बंगाल को एक राष्ट्रभक्त और डबल इंजन की सरकार की जरूरत है, जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उद्योगों को बढ़ावा दे। शुवेंदु अधिकारी ने पिछले 15 साल के शासन और उससे पहले के 35 साल के वाम शासन पर निशाना साधा और कहा कि अब बदलाव का समय है। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार एक नए विकल्प को मौका दिया जाए। सरकार आना चाहिए जो राष्ट्रभक्त सरकार होगा, डबल इंजन का सरकार होगा, नारी सुरक्षा देगा, इंडस्ट्री करेगा। 15 साल चोर ने राजत्व किया, 35 इयर्स वाम ने राजत्व किया। एक बार राम को मौका दी। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस सभी राज्य के 16 जिलों में मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। इस बीच सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस राज्य में असली बंगाली पहचान के संदेश के साथ शोभा यात्राओं का आयोजन कर रही है। तृणमूल कांग्रेस इस अभियान के जरिए राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और बंगाली पहचान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा ममता बनर्जी समेत टीएमसी के कई बड़े नेता आज राज्य के कई स्थानों पर जनसभाएं कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में कन्याकुमारी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो नागरकोइल में चुनावी अभियान के मद्देनजर रोड शो करेंगे। इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीएम के दौरे को लेकर न सिर्फ राज्य में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता जोश में हैं, बल्कि स्थानीय जनता में भी उत्साह है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को 234 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटिंग होनी है, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। और इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन का चुनावी कैंपेन जारी है। दूसरी ओर वीसीके भी प्रचार में लगी हुई है और जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। कल वीसीके अध्यक्ष ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया। और कांग्रेस की बात करें तो हसीना सैयद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से तमिलनाडु प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अनुशासनात्मक ये कदम है। तमिलनाडु महिला कांग्रेस अध्यक्ष हसीना सैयद को पद से निष्कासित कर दिया गया है। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें या तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर जो चुनाव प्रचार है, सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जहां दार्जिलिंग में गोरखाओं से संबंधित जो समस्या है उसको एड्रेस किया, वहां पर उन्होंने अपना संबोधन दिया और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। वहीं तमिलनाडु में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो करेंगे और इसके साथ ही टीएमसी लगातार पश्चिम बंगाल में अस्मिता का मुद्दा उठा रही है, बाहरी वर्सेस स्थानीय का मुद्दा उठा रही है। इन तमाम समीकरणों पर हम बात करेंगे, क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से चुनाव प्रचार का जोर है और किस तरह से मुद्दों का भी शोर है। पश्चिम बंगाल से सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमिलनाडु से निशांत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, सबसे पहले आपके पास ही आने चाहेंगे। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कल जैसे कि हमने बीजेपी का संकल्प पत्र देखा, उसमें जो तमाम वर्ग थे उसमें एड्रेस किया गया और जो नब्ज है जनता की वो पकड़ने की कोशिश की गई। आज प्रधानमंत्री का वहां पर रोड शो है, किस तरह की तैयारी है, किस तरह का माहौल है, किस तरह से चुनावी सरगर्मियां वहां पर जोर पकड़ रही हैं और जनता के मुद्दे क्या हैं, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, दक्षिणी तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव की घोषणा होने के बाद से ये पहला रोड शो है और ये जो नागरकोइल विधानसभा है, पिछली बार ये बीजेपी के खाते में गई थी। एमआर गांधी यहाँ से जीते थे, बहुत पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस नागरकोइल में रोड शो करने आ रहे हैं। लगभग 1 किलोमीटर से लंबा ये रोड शो है और तमाम आसपास के AIADMK और बीजेपी के और बाकी गठबंधन के जो सहयोगी लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है और वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और खासकर दक्षिणी तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो इस रोड शो का बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं, तो बीजेपी इस बात को अच्छी तरीके से समझती है, जब वो यहाँ पर आएंगे, रोड शो करेंगे, उसका असर कन्याकुमारी, नागरकोइल और आसपास की विधानसभाओं में पड़ेगा, जिसका फायदा जो है वो बीजेपी को होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल जो घोषणा पत्र था, घोषणा पत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर एक रोड शो है, तो उसमें कहा जा सकता है कि चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे मंदिरों की बात करें, चाहे फिशरमैन की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तमाम बातें घोषणा पत्र में मौजूद थी, जो कि आम जनता के लिए भविष्य में किस तरीके से उनके काम को आसान बनाया जाएगा उसमें कवायद थी और किस तरीके से सरकार उनके लिए काम करेगी। और ऐसे में जब आज प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे और हो सकता है कि रोड शो के बाद कुछ देर वो मुखातिब हों उन तमाम प्रत्याशियों से जो आसपास के क्षेत्रों में एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है प्रधानमंत्री जीत का भी मंत्र देंगे। अब रही बात रमा मुद्दों की, तो मुद्दे तमिलनाडु में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा बना रही है, कुछ इसी तरीके से डीएमके भी इसी पैटर्न पे चल रही है। डीएमके AIADMK को लगातार घेर रही है, उसका कहना है कि दिल्ली से सरकार चलेगी। वहीं दूसरी तरफ AIADMK और बीजेपी
डीएमके के पिछले 5 साल के भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा को यहाँ मुद्दा बनाते हुए दिख रही है। तो ये कहा जा सकता है कि डीएमके अपने पुराने पैटर्न से पॉलिटिक्स कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी डेवलपमेंट की बात कर रही है और डीएमके के पिछले 5 साल के भ्रष्टाचार को लेकर जनता के बीच जा रही है। बिल्कुल निशांत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम बीजेपी की रणनीति वहाँ पर देखते हैं, जो गठबंधन है उसको तो मजबूत करना है ही, लेकिन हाँ बीजेपी के अगर हम विस्तार की बात करते हैं तो किस तरह से बीजेपी की रणनीति वहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है, और जिस तरह से संकल्प पत्र में भी तमाम विकास के मुद्दे भी हैं और सनातन को भी प्राथमिकता दी गई है। देखिए, बीजेपी के खिलाफ तमिलनाडु में अगर बात की जाए तो एक माहौल बनाया गया है लंबे समय से कि बीजेपी एक तमिल विरोधी पार्टी है, जिसको डीएमके और यहाँ कांग्रेस ने इस तरीके का माहौल क्रिएट किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से जब से सत्ता संभाली है, खासकर दक्षिण भारत में बीजेपी धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कर रही है, जिसका एक बड़ा कारण है जो तमाम तरीके के मुद्दे बनाए गए थे, जो तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे, कहीं ना कहीं बीजेपी उन आरोपों को दूर कर रही है और जनता का विश्वास जीतने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल को लेकर जिस तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात करते आए हैं, जिस तरीके से तमिल अस्मिता को लेकर बात करते आए, तो कहीं ना कहीं जो तमिल के लोग हैं अब बीजेपी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। दूसरी अहम चीज हो जाती है, बीजेपी ने यहां गठबंधन में एआईएडीएमके के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार बीजेपी ने तमिलनाडु में 4 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार उम्मीद की जा रही है कि यह आंकड़ा 2 डिजिट का हो सकता है, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने हमसे बातचीत की। उन्होंने दावा किया है कि इस बार हम 2 डिजिट में आएंगे। खैर ये तो 4 मई को पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी तमिलनाडु में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, जिसका गवाही ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं, वो खुद आज नागरकोइल आ रहे हैं और इसके बाद उनका कोयम्बटूर में पब्लिक मीटिंग है 3 दिन बाद। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से यहाँ कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा मिलेगी, जो उत्साह होगा, उसका असर पोलिंग बूथ पर नजर आएगा। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल से सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, किस तरह से चुनावी माहौल वहां पर अब देख रहे हैं? अब वहां पर जो सियासी सरगर्मी है वो जोर पकड़ रही है और जिस तरह से हम देख रहे हैं दीदी बना रही हैं स्थानीय बनाम जो बंगाली अस्मिता का जो मुद्दा है वो कितना प्रभावी वहां पर वो बनाती हुई दिख रही हैं। इसके साथ ही अमित शाह की अगर हम बात करते हैं, दार्जिलिंग में जिस तरह से उन्होंने गोरखाओं के मुद्दे को उठाया है, वो वहां पर कितना बड़ा फैक्टर है? रमा जी, देखिए बीजेपी हमारे साथ सौरभ दत्ता जुड़ेंगे, हमारे साथ तमिलनाडु से निशांत इस वक्त जुड़े हुए हैं। निशांत, जब हम बात करते हैं तमिलनाडु की तो वहाँ पर जो गठबंधन की राजनीति है और विशेषकर जो छोटे दल हैं वो काफ़ी प्रभावी भूमिका में नज़र आते हैं। दोनों गठबंधनों की अगर हम रणनीति वहाँ पर देखें तो वो वहाँ पर किस तरह से दिखाई दे रही है? देखिए, अगर एआईएडीएमके और बीजेपी की रणनीति क्लियर है कि ईपीएस की मुख्यमंत्री बनाना है, चेहरा घोषित है। दूसरी तरफ कांग्रेस और डीएमके गठबंधन की बात करें, मुख्यमंत्री के चेहरे पर एमके स्टालिन या उदयनिधि स्टालिन की चर्चा है। एमके स्टालिन हो सकता है कि इस बार विरासत अपने बेटे को सौंप दें, जो कि फिलहाल तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और डीएमके के बीच पहले सीटों को लेकर लंबी रस्साकसी चली, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का आला कमान और डीएमके का आला कमान दोनों एक दूसरे से नाराज नजर आए। लेकिन उसके बावजूद भी डीएमके ने कई सारे छोटे अलायंस के साथ गठबंधन किया है और उनके साथ भी डीएमके लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं एआईडीएमके, बीजेपी और इस गठबंधन में जो सहयोगी हैं, पूरी तरीके से उनका क्लियर है कि उन्हें किस तरीके से चुनाव में जाना है और किस तरीके से एक दूसरे की मदद करनी है। अहम चीज हो जाती है कि जो सत्ता पक्ष है वो आज तक तय नहीं कर पाया है, क्योंकि कांग्रेस की जो सीटें हैं वहां पर डीएमके के लोग प्रचार करने नहीं जा रहे। खुद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व अभी तक तमिलनाडु नहीं पहुंचा है, जो कि एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या डीएमके और कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक है। बीजेपी की ओर से अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां चुनाव प्रचार करके चले गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो प्रभारी हैं पीयूष गोयल, वो लगातार तमिलनाडु में जमे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जा रहे हैं, लेकिन ना तो राहुल, ना प्रियंका, ना मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के तीनों बड़े नेता फिलहाल तमिलनाडु से दूरी बनाए हुए हैं। तो गठबंधन कहीं ना कहीं जो अगर हम देखते हैं डीएमके का, तो वो बिखरा बिखरा फिलहाल नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है निशांत?
देखिए, इसकी एक ही वजह है, सीटों को लेकर रस्साकसी। कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन डीएमके ने 28 सीटें दी हैं। कुछ ऐसी सीटें थी जो कांग्रेस को पसंद नहीं आई, जो उनका कहना था कि हारी हुई सीटें हैं और वहाँ एआईएडीएमके या गठबंधन जो है वो मजबूत है। और ऐसे में जब सीटों का बंटवारा ही हो रहा था तब ऐसी स्थितियाँ नजर आई थी। दूसरी तरफ राहुल गांधी का झुकाव टीवीके की तरफ था, एक्टर विजय की तरफ था। अंदर खाने से खबर भी आई थी कि राहुल विजय के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, इस तरीके की बातें। हालांकि विजय ने इसको सीधा दरकिनार कर दिया। तो ये कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में गठबंधन जो था वो एक तरीके से खुशी से ना होकर केवल चुनावी प्रक्रिया में आने के लिए और एक तरीके से मजबूरी का गठबंधन इसको कह सकते हैं, जो फिलहाल डीएमके और कांग्रेस का नजर आ रहा है। ऐसे में जो टीवीके की एंट्री है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, वो किस तरह से इन जो लगातार यहाँ पर परिपाटी चलती आई है, दो गठबंधनों की सीधे टक्कर होती थी, उसमें किस तरह से इसको क्या वो त्रिकोणीय बनाती हुई दिखाई देती है इस मुकाबले को? देखिए, विजय के फैंस तमिलनाडु में जो भी एक्टर चुनाव लड़ता है, चाहे कमल हसन हो, रजनीकांत हो या अब विजय हैं, इनके फैंस क्लब और फैंस क्लब के भरोसे ये चुनाव में जाते हैं। लेकिन विजय के साथ एक अच्छी चीज़ है कि बड़ी संख्या में युवा मतदाता विजय के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो तमिलियन हो, चाहे यहाँ पर जो बाहर से आए हुए लोग हैं। जैन जी वोटर जो है, पहली बार का वोटर है, वो विजय के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो तमाम जैन जी विजय की रैलियों में नजर आ रहे हैं, क्या वो पोलिंग बूथ तक जाएंगे? क्या वो अपना वोट कास्ट करेंगे? क्या वो परिवर्तन में हिस्सा लेंगे? इस तरीके की तमाम चीज़ें। तो ऐसे में जो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर विजय 5% से ज़्यादा वोट काटने में कामयाब होते हैं तो पूरी तरीके से ही मामला जो है त्रिकोणीय होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन एक बात तय है कि विजय के पॉलिटिकल रैली, रोड शो में भीड़ बहुत नजर आ रही है। भीड़ काफी नजर आ रही है और यही जो प्रश्न है वो हर दल के सामने है कि जिस तरह की भीड़ नजर आ रही है वो वोट में कन्वर्ट हो पाती है या नहीं हो पाती है, और जनता के दिल को कौन से मुद्दे भाते हैं, कौन उनकी अटेंशन को अपनी तरफ से खींचता है, और इसी को लेकर ये चुनाव जो है बहुत दिलचस्प हो गया है। बहुत शुक्रिया निशांत, हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांड्या के श्री क्षेत्र आदि चुनचुनगिरी में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर श्री आदि चुनचुनगिरी महासंस्थान मठ के 71वें पीठाधीश्वर पूजनीय संत श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी की स्मृति के प्रति समर्पित स्मारक है। श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी समाज सेवा के प्रति अपने आजीवन समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित थे। उन्होंने अनेक शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना की। उनका दृढ़ विश्वास था कि समाज की सेवा ही सबसे उच्चतम पूजा है और उनकी शिक्षाओं ने जाति, पंथ और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर लाखों लोगों को प्रेरित किया। पीएम मोदी ने मठ के 9 सिद्धांतों से प्रेरित होकर देशवासियों को 9 संकल्प अपनाने का आह्वान किया। इन संकल्पों में जल संरक्षण, स्वच्छता, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा, प्राकृतिक खेती, स्वास्थ्य, योग, पर्यटन और गरीबी उन्मूलन जैसे विषय शामिल हैं। मेरा पहला आग्रह है कि हम सभी पानी बचाने और पानी के बेहतर प्रबंध का संकल्प लें। मेरा दूसरा आग्रह पेड़ और प्रकृति से जुड़ा है। हम भी अपनी मां के सम्मान में पेड़ जरूर लगाएं और धरती माता की रक्षा का संकल्प लें। मेरा तीसरा आग्रह स्वच्छता को लेकर है। हर जगह स्वच्छता बनाए रखना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मेरा चौथा आग्रह स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। मेरा पांचवा आग्रह देश की सुंदरता को देखने से जुड़ा है। डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दें। मेरा छठा आग्रह किसानों से है कि वे केमिकल मुक्त, केमिकल फ्री प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें।
मेरा 7वां आग्रह स्वस्थ खान-पान से जुड़ा है। मिलेट्स को अपने भोजन में शामिल करें। मेरा 8वां आग्रह योग, खेल और फिटनेस से जुड़ा है। मेरा 9वां आग्रह सेवा भावना से जुड़ा है। जरूरतमंद की सेवा समाज को मजबूत बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी के साथ मिलकर सौंदर्य लहरी और शिव महात्म्य स्तोत्रम नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। comprising of 43 verses, an interpretation of both these works in a... और मीडिया प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के कगार पर है और दावा किया है कि अगर वो अभी अपनी सेना को वापस बुला लेते हैं तो तेहरान को देश के पुनर्निर्माण में 20 साल लगेंगे। उनकी ये टिप्पणी अमेरिकी केंद्रीय कमान द्वारा ट्रंप की नाकाबंदी के पहले 24 घंटों में ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों से आने जाने वाले सभी यातायात को सफलतापूर्वक अवरुद्ध करने के कुछ घंटों बाद आई है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहा है और अगले कुछ ही दिनों में शांति वार्ता का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। हालांकि राष्ट्रपति ने मौजूदा युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की संभावनाओं से इनकार किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ट्रंप के हवाले से कहा है कि यदि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का पक्का वादा करता है तो अमेरिका उसे एक संपन्न देश बनाने में मदद करेगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी बंदरगाहों की पूर्ण नाकेबंदी करने का दावा किया। इस सख्त सैन्य कार्रवाई के डर से शैडो फ्लीट सहित कई व्यापारिक जहाजों ने अपने मार्ग और ट्रैकिंग सिग्नल बदल दिए हैं। इस नाकेबंदी के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति पर गहरा संकट छा गया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए फ्रांस और ब्रिटेन ने व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एक संयुक्त नौसैनिक मिशन की घोषणा की है। दूसरी ओर चीन ने अमेरिकी कदम का कड़ा विरोध किया है, जिसके बाद रूस ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए चीन को पूरी तेल आपूर्ति का पक्का वादा किया है। अमेरिका ने ईरान से व्यापार करने वाले चीनी और अरब बैंकों को प्रतिबंधों की चेतावनी दी है, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक स्थायी परमाणु समझौते की मंशा जताई है। इस बीच वॉशिंगटन में दशकों बाद पहली बार इजराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक कूटनीतिक वार्ता शुरू हुई है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, किस तरह से देखते हैं इस संपूर्ण घटनाक्रम को? देखिए, ये तो होना था रमा, कभी न कभी होना था, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा था और पूरी दुनिया इससे परेशान थी, तो ऐसे में अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर गल्फ ऑफ ओमान में और अरब सागर में जो एक तरीके से कहें कि ब्लॉकेट कर दिया है, नाकेबंदी कर दी है, तो यह एक ईरान का एक जवाब है। ईरान ने कई लोगों ने अपील की, दुनिया के सभी देशों ने कहा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को स्थापित करना चाहिए, जहाज़ों के जो आने जाने की सुविधा है उन जहाज़ों के आने जाने की सुविधा को बहाल करनी चाहिए। और ऐसे में जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में कन्फ्रंटेशन बढ़ रहा था, उसके बाद लग रहा था कि कुछ ना कुछ इस इलाके में होगा, और ऐसे में अमेरिका ने जब ब्लॉकेड लगा दिया है तो एक तरीके से ईरान पर भी दबाव बढ़ा है, क्योंकि ईरान के इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है ईरान के अंदर जो जाने वाले इंपोर्ट है उनको
इन चीज़ों की जरूरी चीज़ें जो चाहिए उनको, उन चीज़ों की उनको कमी हो जाएगी और नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि ईरान के पोर्ट पे ना तो कोई जहाज जाएगा और ना वहाँ से कोई जहाज आ पाएगा ईरान के पोर्ट से। और हमने देखा है कि कई जहाज ने अपना रास्ता बदला है, कई जहाज दूसरी जगह चले गए हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यह जो एक नए तरीके का संकट है, लेकिन एक तरीके से अमेरिका की जवाबी कार्रवाई है। और इस अखिलेश जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह का दावा कर रहे हैं या जिस तरह का ऑफर उन्होंने ईरान को दिया है, उसका क्या कुछ असर दिखाई देता है? देखिए, निश्चित तौर पे ईरान को जो कहा है उन्होंने कि ईरान को जरूरत है समझौता करने की, और ऐसे में समझौता अगर करे ईरान तो अमेरिका मदद करेगा। एक अमेरिका का बहुत पुराना प्लान होता था, रमा मार्शल प्लान इसे कहते थे, कि इसे अमेरिका के पूरे जो सिस्टम में ये माना जाता था कि अगर किसी देश से युद्ध होता है और उसमें बर्बादी होती है और ऐसे में जरूरत पड़ेगी तो हम उस देश को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए मदद करेंगे, मार्शल प्लान के तहत है। और अगर ईरान अगर चाहेगा तो इस मार्शल प्लान की मदद ले सकता है। और इसी को ध्यान में रख के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है और जेडी वांस ने भी कहा है कि ईरान को एक विकसित देश बनाना, मतलब ईरान के विकास में वो इससे काफी मदद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर निश्चित तौर पे ईरान अगर अमेरिका के साथ सहयोग करने को तैयार हो तो जो उनके जो बैंक में जमा है, उनके जो संपत्तियां हैं, उनके जो पैसे हैं फ्रीज हो चुके हैं कई बैंकों में, अमेरिका के नियंत्रित बैंकों में, तो वो सारी चीजें फ्रीज से बाहर हो सकती है, वो सारी डिफ्रीज हो सकती है, मतलब उस पर लगी हुई जो बंदिशें हैं वो खत्म हो सकती हैं और उनका उपयोग ईरान जो है वो अपने हित में कर सकता है। तो इस मामले में कहा जा सकता है कि ईरान को इस अवसर का उपयोग करने की सलाह बहुत सारे लोग दे रहे हैं और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए कई देश जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत का रास्ता अपनाकर ईरान को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। बातें हो रही हैं, सब लोग उसे भी देख रहे हैं, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक रूप से लागू करने की पहल के लिए दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पत्र में लिखा कि ये ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन कानूनी संस्थाओं में महिलाओं का ज्यादा प्रतिनिधित्व और भागीदारी पक्का करके भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है। ये जेंडर इक्वालिटी को आगे बढ़ाने, सबको साथ लेकर चलने वाले शासन को बढ़ावा देने और एक मजबूत, ज्यादा आगे बढ़ने वाले भारत को बनाने के हमारे मिलकर किए गए इरादे की एक मजबूत पुष्टि है। और अब समय है खेल की खबरों का। खबरों के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? शुक्रिया रमा। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे आईपीएल के रोमांच से, जहां पर आज आईपीएल में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। गत विजेता आरसीबी इस सीजन 4 में से 3 मुकाबले अपने नाम कर चुकी है। टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस को हराने में सफलता पाई। दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 4 में से 2 मैच गंवा चुकी है। लखनऊ ने सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत हासिल की। आंकड़ों में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मैच हुए हैं, जिसमें आरसीबी ने 4 मुकाबले जीते हैं, वहीं एलएसजी के खाते में सिर्फ 2 जीत आई है। स्पिनर नूर अहमद की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रन से हरा दिया। चेन्नई की ये प्रतियोगिता में दूसरी जीत रही। वहीं केकेआर की 5 मैचों में चौथी हार है। संजू सैमसन के और आयुष मात्रे के 38 रन की बदौलत चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वहीं केकेआर ने जवाब में 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन ही टीम बना सकी। अफगानिस्तान के स्पिनर नूर ने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन ने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट लिया। केकेआर के लिए रोवमैन पॉवल ने 22 गेंद में 31 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि रमनदीप सिंह ने 23 गेंद में 35 रन बनाए।
क्रिकेट के बाद अब रुक कर लेते हैं चेस का, जहां पर उज्बेकिस्तान के ज़ावखेर सिंदारोव ने 2026 कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है। इस जीत के बाद अब वो इस साल के आखिर में विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए भारत के डी गुकेश को टक्कर देंगे। 20 साल के सिंदारोव ने 13वें दौर में नीदरलैंड्स के अनीश गिरी से ड्रॉ खेलकर एक दौर बाकी रहते जीत हासिल की। वो पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहे। 18 वर्ष के गुकेश दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने थे, जिन्होंने सिंगापुर में चीन के डिंग लिरेन को हराया था। गुकेश और सिंदारोव के बीच विश्व चैंपियनशिप मैच इतनी कम उम्र के दो खिलाड़ियों के बीच पहला खिताबी मुकाबला भी होगा। वहीं महिला वर्ग में खिताब की जंग रोमांचक हो गई है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने चीन की झोंगी तान से ड्रॉ खेलकर महिला कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में खिताब की दौड़ में बनी हुई हैं। कजाकिस्तान की बिबिसेरा असायुबयसोयक ने यूक्रेन की आना मुजिचुक को हराकर खिताबी मुकाबला रोमांचक बना दिया। महिला वर्ग में वैशाली और असायुबायोवा के 7.5 अंक हैं। वैशाली को 14वें और आखिरी दौर में कैटरीना लागरो से खेलना है, जबकि असायुबायोवा को सामना दिव्या देशमुख से होगा। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की, जहां गत विजेता पेरिस सेंट जर्मेन ने चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में पीएसजी ने इंग्लिश क्लब लिवरपूल को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई है। मंगलवार की रात खेले गए दूसरे लेग के पीएसजी ने लिवरपूल को 2-0 से हरा दिया। पीएसजी के लिए दोनों गोल डेम्बले ने दूसरे हाफ में किए। इससे पहले पीएसजी ने पहले लेग में भी 2-0 से जीत हासिल की थी। इस तरह उन्होंने 4-0 के एग्रीगेट स्कोर से मुकाबले को अपने नाम किया। तो रमा, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत धन्यवाद गौरव तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।